हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने आगे जो आरबीएससी 10th वालों के मैथ्स का पेपर है उसके बारे में। आशा करता हूँ आपके साइंस, सोशल, हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर हो गए हैं वो अच्छे हुए होंगे। और अब हमारे पास जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी जंग होती है उसके बारे में बात चलने जा रही है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो पेपर में आएंगे, और अगर आप उनकी अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो आप शायद 100 में से 100 नंबर अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है वो इजी भी है और मार्क्स कंटेन करता है, वो सबसे बड़ा चैप्टर है और वो है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में अपने को बात कराई जाती है। तो अगर अपन सबसे पहले उसमें बात करें तो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपकी किताब से बाहर भी मिलेंगे। तो किताब में जो साधारण प्रश्न आपको दे रखे हैं वो तो आपको करनी है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बेटर हाथ करके आप 2 सवाल कर लेते हैं। आप क्वेश्चन करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप आंसर तक जरूर पहुंचें। आप आंसर तक पहुंचते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग चलता है और कॉन्फिडेंस लेवल का ही सब्जेक्ट होता है मैथ्स। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैथ्स इज ए ट्रिक, जितनी ट्रिक आप पकड़ के चलोगे ये काम कर जाएगी। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपके आएगा सारणी, जिसमें आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो है CI वाला, वर्ग अंतराल। अब CI की जगह डायरेक्ट x देगा और x को अपन बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। x कैसे निकाला जाता है तो CI की वैल्यू को प्लस करके अपन डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। CI के मान को, वर्ग अंतराल के मान को जोड़कर जब हम 2 से भाग देते हैं तो आपके x का मान होता है। तो x और f जब सवाल में डायरेक्ट दे देगा तो आपको यहाँ पर माध्य पूछेगा और माध्य आप निकाल सकते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f से। दूसरे नंबर पे अपन सवाल की बात करें तो यहाँ अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे, x का मान ज्ञात करो। सवाल में आपको माध्य दे रखा होगा या कभी कभी वो बहुलक दे देता है। तो बहुलक वो होता है जो सवाल में सबसे ज़्यादा बार आता है। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बुलाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं। अब x का मान निकालना है तो माध्य दे रखा होगा आपको सवाल में। आप सवाल कीजिए, आप सवाल करोगे तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यहाँ सूत्र नहीं लगता है। यहाँ आपको क्या लगना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ मैंने आपको 10 ऑब्जर्वेशन लिख के एक सवाल बनाया है आपके लिए। तो जब आप ये देखोगे तो आपको माध्य दे रखा है 7.2। आप इन सबको जोड़ोगे तो x अलग चलेगा और बटा 10 चलेगा। 10 जब उधर गुणा में जाएगा तो वो इतर बनेगा और आपको x का मान मिल जाएगा। दूसरे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगाए हैं। जब आप 13.1 प्रश्नावली जब खोलेंगे, अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपके 11वां जो चैप्टर है वो कोर्स में नहीं है। जो संरचना, रचना वाला, कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपके कोर्स में नहीं है। तो वो आपके लिए वो इलिप्स हो जाएगा अगर वो आप उसको काटते हो। तो उसको इलिप्स करने के बाद जब आप बात करेंगे अपन, तो अपन सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 13 जो पुरानी बुक में 14 के नाम से है। 13.1 का तीसरा पांचवा आप कर लीजिए। दोनों अलग तरह के क्वेश्चन मैंने दिए हैं ताकि एक में अपने को CI को थोड़ा सा सही करना पड़ता है। CI को सही क्यों करना पड़ता है, मेरे को 10 से 15 दिया है और मुझे 16 से लेके 20 तक दिया है। वैसे तो होता है कि हम 15 को भी ले लेते हैं, पर मैं जनरली बच्चों को बताता हूँ किसी के 15.5 आए तो वो ना तो 15 वाले में है ना 16 वाले में है, तो मुझे उसको सही करना पड़ता है। कैसे करते हैं मैंने क्लासों में बताया है, मैं वीडियो में भी बता देता हूँ। आप जो आपके निम्न सीमा होती है जिसको आप लोअर लिमिट बोलते हैं, उसमें से आधा घटा दीजिए और अपर सीमा में आप आधा क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। आपके OCI सही हो जाएगा, वर्ग अंतराल सही हो जाएगा। एक सवाल वो है, एक सवाल है जिसमें आपको फिर से माध्य दे रखा है और आपको x का मान ज्ञात करना है। 13.2 की हम बात करें, बहुलक, जो सबसे सरल है। तो आप बहुलक को सवाल को एक सवाल कीजिए। आप थोड़ा सा आप सवाल जब करेंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस मिलेगी, उसका आप ध्यान रखें। तीसरे में जब अपन बढ़ते हैं तो 13.3 का मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा एक तरह का मैंने सब सवाल दिया है जिसमें आपको x और y के मान भी ज्ञात करने हैं। उसके बाद मेरे को जो प्रश्नावली जिसमें आप नंबर बहुत इजीली ला सकते हो वो उसके बाद है 7 नंबर की प्रश्नावली, हमारे प्रश्नावली नंबर 7, जिसको हम एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक नाम ज्यामिति के नाम से जानते हैं। 1 नंबर का सवाल जो पिछले 2-3 सालों से लगातार आ रहा है कि आपको एक बिंदु दे दिया जिसके निर्देशांक मान लो -2 और 6 है। उसकी x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूर होता है y, ऐसा याद रखें। x अक्ष से कौन दूर होता है y, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी 6 और y अक्ष से दूरी हो जाएगी 2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें -2 लिख देते हैं। तो ध्यान रखें, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। लेंथ इज नेवर नेगेटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो आप आंसर किसमें देंगे, प्लस में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपके 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। आप एक प्रश्न 2 प्रश्न करके जाइए, प्रैक्टिस रखिए तो आप काम इजीली कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आपकी किताब का ही एक प्रश्न है कि
कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x,0 विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट गिवन पॉइंट्स। तो आपको इक्विडिस्टेंस में क्या करना है, कुछ एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं x,0 जिसको आप p नाम दे दो, और जो दो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं उनको आप नाम दे दीजिए a और b। तो अपन करेंगे pa बराबर pb और फिर अपन दूरी का सूत्र लगाएंगे और उस सवाल को करेंगे। आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो एक अनुपात वाला सवाल आता है, जिसमें अनुपात में आपको ध्यान रखना है कि भाई वो x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, y अक्ष द्वारा विभाजित होता है। इस प्रश्नावली में केवल 3 सूत्र हैं। आप तीनों सूत्र को अच्छे से करिए, एक एक सब तरह का सवाल आप एक एक कीजिए। सारे सवाल करने भी कोई जरूरी नहीं, अगर आप समझ के करते हैं, देखो समझ के ही करना होता है, या तो करना ही नहीं है। तो आप जब समझ के करते हैं तो आप एक एक सवाल को कीजिए, एक तरीके का आप एक सवाल कर लेंगे, आप वहाँ परीक्षा में भी उसको कर पाएंगे। आगे एक और सवाल, जब वो बिंदुओं को आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का पॉइंट। बीच के पॉइंट के लिए अपन क्या करते हैं, दो संख्याओं को जोड़ के उनको क्या कर देते हैं, आधा। तो अपन x में x जोड़ेंगे और उसको आधा कर देंगे। तो ये अपने प्रश्नावली हुई 7वीं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो आप देखें, मैंने आपके लिए लिखे हैं। अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अपन आ जाते हैं, अब मैंने थोड़ा सा शेड्यूल आगे से स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1 पे अपन आए। तो चैप्टर नंबर 1 की जब बात की जाएगी तो सबसे पहले तो आप √2, √3, √5 इन तीनों में से किसी भी एक अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर को याद करके जाइए। ये याद करने का ही टॉपिक है, जब आपको आपके टीचर ने भी क्लास में बताया होगा, मैंने भी बहुत बार अपने क्लासों में बताया है कि आप उसको एक को याद कर लीजिए, उसके अलावा कुछ भी आता है तो आपको वो का वही छापना है, सिर्फ नंबर को थोड़ा सा 2 का 3, 3 का आपको 5, 2 का 3, 3 का आपको 5 करना पड़ेगा। हाँ, वो कुछ प्लस माइनस बना के देता है, जैसे उसने दे दिया क्वेश्चन 2 + 3 √5, तो उसमें आप √5 को इरेशनल कीजिए और फिर आप लिख लीजिए कि किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर जो हमें प्राप्त होती है संख्या, वह भी अपरिमेय होती है। When irrational number is added to any other numbers, then the whole number becomes irrational. हम और आगे बढ़ते हैं तो एक अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन आपका आएगा, थोड़ा ध्यान से आप भाग कीजिएगा। देखो आप जल्दी में वहाँ जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो अपन भाग करना हमको बहुत अच्छे से आता है और हम गलत करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इसके बारे में। लस और मस निकालने के लिए आपके पास प्रश्न आएगा। हाँ, पिछले सालों में कुछ एक ऐसा प्रश्न भी आएगा, अभाज्य गुणनखंड की जो घात है उनका योग लिखिए। तो जैसे मैंने 20 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आएगा 2 × 2 × 5, 2 का स्क्वायर × 5 की घात 1। तो उसने मुझे पूछा है घातों का योग, तो घातों का योग रहेगा अपने 2 का स्क्वायर मतलब 2, घात 2 है, और 5 की घात 1 मतलब घात 1 है, 2 + 1 = 3। ये आपके सवाल हो जाएगा। पहली प्रश्नावली सरल है, 4 नंबर के कुल सवाल आ रहे हैं। 2 नंबर के सवाल में लस मस आएगा। लस मस का जो संबंध है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। लस मस का जो संबंध है वो लस × मस बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लस × मस बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, LCM × HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसको कम टाइम में कीजिए आप, जितना आप फायदा उठा सकते हैं उतना आप टाइम का फायदा उठाएं। गैप बहुत अच्छा है, 4 दिन का गैप बहुत प्रॉपर होता है। अगर आप शेड्यूलिंग से चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने इस काम को कर सकते हैं। 3rd नंबर पे मैंने चैप्टर डाला है। 4th नंबर का जो चैप्टर आपके आ रहा है वो है पॉलिनोमियल, बहुपद। इसमें आपके पहला सवाल आपको शायद यही मिले कि k का मान ज्ञात कीजिए जब निम्न बहुपद का शून्यांक a है, b है, 2 है, 4 है। तो आपको शून्यांक जो होता है वो x की वैल्यू होती है, जीरोस जो होती है वो x की वैल्यू होती है। तो आपको x की वैल्यू जो दे रखी है वो लिखनी है। तो उस समीकरण में, उस इक्वेशन में अपने पास एक अननोन वैल्यू बचेगी जो होगी k, तो आप k का मान निकाल लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सवाल मिलेंगे शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल के नाम से, तो ये आपको करना है। एक आप द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं वो सीख लीजिए, और आप 1-2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है उनको सॉल्व कैसे करना है, हेडफोन मेथड जो मैंने बताया है क्लासों में, आप उन तीनों तरह के सवाल जो मैंने आप यहाँ पे आपके सामने डाले हैं वो आप देख लीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें भी आप समय का कम ध्यान रखते हुए कम से कम समय में इसको कीजिए। तीसरी प्रश्नावली मैंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं डाले क्योंकि इस प्रश्नावली में से 4 नंबर का मात्र सवाल आ रहे हैं जो 1 और 2 नंबर के हैं। 1 नंबर के सवाल में आपके पास यहाँ पे भी आएगा k का मान ज्ञात कीजिए, आपको वो सारणी याद करनी है। तो मेरे से जो बच्चे पढ़े उनको मैंने सारणी बहुत अच्छे से याद कराई है। यहाँ पे भी आप लोगों के सामने उसके बारे में बता देता हूँ कि सारणी के लिए अपने पास 3 दोस्त हैं,
एक का नाम A1 A2 है, एक का नाम B1 B2 और एक का नाम C1 C2 है। सब साथ में चलते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अब दो दोस्तों ने कुछ प्लान बनाया घूमने का और उनके प्लान कैंसिल हो गया, मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित, कैंसिल का मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब प्रतिच्छेदित रेखा है जो आपको एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होते हैं, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कौन से सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, एक हल आता है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। दूसरी कहानी में ऐसा होता है, दो दोस्त A और B बात मान गए हैं, C बात नहीं माना है, तो क्या होगा? दो दोस्त घूमने जाएंगे, दूसरा दोस्त घूमने नहीं जाएगा, तो वो लाइन बनेगी समांतर रेखाएं। तो जब आप समांतर रेखा बनाते हैं तो आपकी लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, ये आपके असंगत होता है, नो सॉल्यूशन, और क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। जब अपन कंसिस्टेंसी की लास्ट वाली बात करते हैं तो सब दोस्त बात मान जाते हैं, तो एक लाइन जाती है, एक ही गाड़ी में जाते हैं घूमने। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर होते हैं, और तीनों बराबर होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं संपाती रेखाएं। और संपाती रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसाइड लाइन, जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कुछ सवाल आप कीजिए जिसमें छोटे से सवाल आएंगे आपके पास, पेन पेंसिल के मूल्य निकालिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, 2 किलोग्राम ग्रेप्स, इस तरह के आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ग्राफ की आप एक सवाल करके जाइए, ग्राफ का सवाल आपको मिल सकता है। आलेखी विधि, जिसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, उसमें आपको ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने हैं, और एल्जेब्रिक मेथड में आप विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। आगे अपन बढ़े, चौथी प्रश्नावली। सबसे बड़ी बात है चौथी प्रश्नावली में द्विघात समीकरण, जो आप दूसरी प्रश्नावली पढ़ के आए हो उसी का भाई है। अब यहाँ क्या होता है कि जब हम प्रश्नावली को करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रश्नावली भी 4 नंबर की, और इसमें से एक सवाल 4 नंबर का आ रहा है, तो आपको थोड़े बड़े सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ से। हाँ, 1 नंबर के कभी अगर इसमें से सवाल बनता है तो आपको विविक्ति कर के बारे में पूछेगा, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। और बाकी आपको बड़े सवालों में मैंने कुछ सवाल आपके सामने यहाँ लिखे हैं, आप थोड़े बड़े सवाल कीजिए इस प्रश्नावली के। तो ये 2 सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, और ये क्रमागत सवाल जो वहाँ का एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, आप लोगों भी अपना इसको फेवरेट बना के चाहिए। क्रमागत संख्या आती है, कंजुगेटिव नंबर्स, तो आप x और x प्लस 1 लेंगे। और क्रमागत इवन नंबर और ओड नंबर, क्रमागत विषम और सम संख्या आती है, कंजुगेटिव इवन और ओड आता है, तो आप x और x प्लस 2 लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद करके जाना है, जो आपको आता है, तो आप इस प्रश्नावली को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम आ गए एपी में। एपी भी एक तरीके से सरल प्रश्नावली है, जिसमें आपके पास केवल 2 सूत्र हैं। छोटे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। हाँ, कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने बनाए हैं, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको मैं बता दूंगा, कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट में डालिए। यहाँ पे जैसे सवाल आएगा एपी में है, तो एपी में कोई भी संख्या होती है तो उसके सार्व अंतर डी, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, तो आप a2 माइनस a1 को a3 माइनस a2 के बराबर कर सकते हो। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार आता है। 3 अंकों की संख्या, कितनी संख्या 4 से विभाज्य है, कितनी संख्या 8 से विभाज्य है, और उनका योग भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल में जब भी कितना, कितनी आता है, हाउ मेनी, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या पूछी जाती है तो n ज्ञात करना होता है। योग जब सवाल में आता है, टोटल सम की जब बात हो रही होती है तो सवाल में SN की बात चलती है, तो आप ध्यान रखें AN और SN में आपको अंतर पता रहे। प्रश्नावली 6 पे अपन बात करें तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने लिखी है, आप थेल्स प्रमेय को थोड़ा ध्यान से कीजिए। और थेल्स प्रमेय का प्रश्न आने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली 4 नंबर की है। 2 नंबर का सवाल जो आपके आएगा, तो आप जब त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं, तो जब त्रिभुज ABC PQR के समरूप होता है तो कोण A P के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा और C R के बराबर होगा। जब ABC RQP के समरूप होगा, ABC RQP के, तो A R के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा और C P के बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात भी ऐसे लिखे, इधर से आप पहला दूसरा AB ले रहे हैं तो वहाँ जो सामने लिखा है वहाँ से अभी आप RQ लेंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान आप रखें। 6ठी प्रश्नावली सरल प्रश्नावली है, जो बड़ा टॉपिक थे इसमें से कट चुके हैं, तो ये एक इजी नंबर मेकिंग प्रश्नावली आपके लिए हो सकती है। अब अपन आ जाते हैं 7वीं की बात अपन पहले कर चुके हैं, अपन 8वीं प्रश्नावली की बात करते हैं, त्रिकोणमिति। बहुत सारे बच्चों के लिए हमेशा थोड़ा सा वजन अपने आप में रखती है। साइन थीटा कोस थीटा के नाम से सबको डराया जाता है। तो 8.3 जो सिद्ध करने वाली प्रश्नावली है, आप ध्यान रखें सब सवालों को आप साइन कोस में बदलें। आप लघुत्तम लीजिए, आधा सवाल 90% सवाल वहाँ कंप्लीट हो जाता है। साइन कोस में बदलने के लिए टेन थीटा को हम साइन बटा कोस लिखते हैं, कोट को हम कोस बटा साइन, सेक को हम 1 बटा कोस और कोसेक को हम 1 बटा साइन लिखते हैं।
और 8.1 के कुछ सवाल 8.2 के कुछ सवाल और 8.3 के कुछ सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं। बस आप ध्यान रखिए 8.2 के सवाल के लिए आपको वो सारणी जो है वो आप साइन की याद कर लीजिए, साइन से आपके सारी सारणी बन जाएगी। नवी प्रश्नावली की जब हम बात करें तो कुछ सवाल एक एक नंबर के ही आ रहे हैं, 1 1 और 2, तो बड़ा सवाल आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे सवाल जब आप करोगे तो आप ध्यान रखें आपको क्या देता है। एक सवाल ये जो एग्जामिनर का ये भी बहुत फेवरेट है कि जब पेड़ की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर होती है, हाइट ऑफ ट्री एंड शेडो आर इक्वल, देन द एंगल ऑफ द सन का जो उन्नतांश कोण होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो रहता है वो 45 डिग्री रहता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको अनुपात वाले क्वेश्चन देगा। अनुपात में मतलब क्या दे दिया उसने, हाइट दे दिया आपको 6, हाइट आपको दे दी 6 और मान लेते हैं अपने को हाइट 6 दे दी और छाया जो थी वो 6√3 दे दी। तो मैं जब ऊंचाई बटा छाया हाइट अपॉन शेडो करूंगा तो मेरे को मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो गया 6/6√3, √6 से 6 कट के 1/√3 और tan थीटा 1/√3 30 पे होता है तो कौन हो जाएगा 30। तो ऐसे सवालों को ध्यान में रखिए। हाँ, सवाल एग्जामिनर में ऐसा भी पूछता है तो मैंने बच्चों को बहुत बार बताया है कि जो कोण बनता है वो एक सीधी रेखा से बनता है, मतलब आपकी आंखें जहाँ है वहाँ आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। तो मैंने एक प्रश्न इसमें डाला है उसके तरीके का, 1.5 मीटर एक लंबा आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है। तो 1.5 मीटर लंबा आदमी मतलब उसकी हाइट कहाँ है 1.5 मीटर, तो उसकी आंखें भी लगभग 1.5 मीटर पे होगी, बाकी अपन इस पोर्शन को 0 मान सकते हैं। तो 1.5 मीटर पे उसकी आंखें रहेगी। तो वो जो अपन हाइट निकालेंगे तो सामने वाली जो हाइट आएगी वो 1.5 मीटर अपने को प्लस करके आंसर देना है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आगे प्रश्नावली नंबर 10 अच्छी प्रश्नावली है, सरल प्रश्नावली है। आप अगर पूरी प्रश्नावली करते हैं तो भी 13-14 सवाल है। आप सारे सवाल नहीं करते तो मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए उन 14 में से मैंने आपके लिए 6-7 प्रश्न आपके लिए निकाले हैं, 2 मैंने आपके लिए उदाहरण डाले हैं। कुछ अलग प्रश्नों के लिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं। भाई एक वृत्त है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं जिससे स्पर्श रेखा गुजरती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्पर्श बिंदु। एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाहर वाले बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों आपस में बराबर होती है, ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। फिर हमारे पास सवाल आता है कि उनके ये जो वृत्त होता है इसमें यहाँ स्पर्श रेखा के यहाँ पे और यहाँ पे केंद्र पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम ये भी ध्यान रखें। और बाकी बातें मैंने आपके सामने यहाँ रखी है। वृत्त के एक बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं, बाह्य बिंदु से हम अनंत और 2 स्पर्श रेखा बना सकते हैं, पूरे वृत्त पर हम अनंत, और वृत्त के अंदर किसी स्थित बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा नहीं बना सकते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त को काट के जाती है, अंदर से जाती है, उसको सेकेंड बोलते हैं, छेदक रेखा, और जो टच करके जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा। प्रश्नावली हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड लास्ट प्रश्नावली शायद ये आ गई है, या इसके बाद हमारे पास एक प्रश्नावली 2 प्रश्नावली और है। तो थर्ड लास्ट प्रश्नावली की हम बात करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से परिबद्ध क्षेत्रफल। बड़ा प्रश्न यहाँ से भी नहीं आता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं है आपके कोर्स में, तो आपको सिंपल प्रश्न ध्यान रखने जो वृत्त से रिलेटेड हो। वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। उसके बाद आपके आएगा परिमाप, एरिया ऑफ सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल जो आपके होता है 2πr, और वृत्त की परिधि जिसको हम बोलते हैं 2πr। अर्धवृत्त की होती है πr, और कभी कभी अर्धवृत्त का परिमाप पूछता है तो πr में आपको व्यास 2r जोड़ना पड़ता है, डायमीटर अपने को ऐड करनी पड़ती है। एक आध क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लगाए हैं। आप ये क्वेश्चन करने से देखो फायदा ये होगा, आपको इन्हीं में से कुछ मिलेगा। 101% आपको पेपर यहीं से मिलता है, इन्हीं प्रश्नों के अंदर से सवाल आते हैं। घोड़े वाला प्रश्न जो आपकी किताब में, हॉर्स वाला क्वेश्चन जिसको एक कोने पे बांध दिया जाता है, वो वाला क्वेश्चन आप जरूर से करें। इस प्रश्नावली में आपको छोटे प्रश्नों में आपको चाप की लंबाई वाला प्रश्न ध्यान रखना है। चाप की लंबाई का सूत्र 2πr θ/360 डिग्री। साइन 120 का मान आप याद करके जाएं, √3/2 होता है, जिसका प्रश्न आपको मिल सकता है। माइनर सेक्टर जिसको बोलते हैं, जो अपना सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 ही होता है। मेजर दीर्घ की जब बात की जाती है तो आप माइनर का निकालेंगे और उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब अपने पास आ गई एक प्रश्नावली जो पूरी सूत्रों पे, बहुत अच्छी प्रश्नावली, बहुत बड़ी प्रश्नावली थी, पर जब हमने इसकी ब्लूप्रिंट देखी तो हमको 6 सवाल मिले एक एक नंबर के, मतलब 2 आपको सूत्र पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सूत्रों को सबको याद करें। सूत्र में आप ध्यान रखें आपकी किताब में विकर्ण का सूत्र नहीं है, तो एक तो घनाभ का विकर्ण होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट, ये याद रख के जाएं। और एक घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 है, √3 इंटू भुजा, तो ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ क्यूब, जिसको आप डायगोनल ऑफ क्यूब बोलते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज √3a।
हाँ, इसके बाद एक बात ध्यान रखें, जब 1 नंबर के सवाल आएंगे तो आपको अनुपातों में सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब भी आप अनुपात के सवाल करते हो तो सबसे पहले आप अनुपात के सवाल को लिखे भी अनुपात में। जैसे मेरे को एक सवाल मैंने यहाँ लिखा है कि 2 सिलेंडर है जिनकी अपने को रेशो दे रखा है उनकी हाइट का और उनकी रेडियस का। तो रेडियस का रेशो लिखोगे आप R1/R2 इक्वल टू 2/3 और हाइट का रेशो लिखोगे H1/H2 इक्वल टू 5/3। जब आप रेशो लिख दोगे तो आपको आंसर भी रेशो में लिखना है। तो ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ उसने पूछा अनुपात, आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम ऑफ रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर H2 और आपको R1 R2 और H1 H2 की वैल्यू डाल देंगे। तो कुछ इसी तरह के सवाल आप करें, अनुपात वाले प्रश्नों को ही करें। हाँ, घन का परिमाप, घन का एक पृष्ठ का परिमाप, तो घन का एक पृष्ठ हमेशा मेरे को वर्ग दिखता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और घनाभ का मेरे को दिखता है लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ध्यान रखें, परिमाप का मतलब यहाँ घन का परिमाप ही आपको पूछा जाएगा, तो 4 इंटू भुजा, और फिर भुजा की वैल्यू 4 से भाग देके अपन परिमाप से को 4 से भाग देके निकाल सकते हैं। आखिरी प्रश्नावली की अपन बात करें तो वो अपने को मिलेगी प्रायिकता, और प्रायिकता आप जानते हैं, प्रायिकता एक अच्छी प्रश्नावली है, अच्छा नंबर आपको दिला सकती है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैं हर बार एक एग्जांपल बच्चों के सामने रखता हूँ कि 20 आपकी क्लास में लड़के हैं और 10 लड़कियाँ आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ती हैं। आपको पूछा गया है कि मुझे एक बच्चे का चयन करना है जिसको मैं क्लास का मॉनिटर बनाना चाहता हूँ, तो इस एक का ध्यान आपको नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि आपको मॉनिटर लड़के को बनाना है या लड़की को बनाना है। तो लड़के को बनाना है तो आपका आंसर रहेगा 20/30, और लड़कियों को बनाना है, लड़की को बनाना है तो आपका आंसर रहेगा 10/30। तो एक पे कभी भी ध्यान ना लगाएं, आपको हमेशा एक के बारे में पूछता है। ताश के पत्तों के बारे में भी मैंने बच्चों को बताया कि आपके 4 तरह के आपके पास दोस्त हैं, जो 4 तरह के बंदर आपके पास बैठे हैं। 2 काले कलर के बंदर है, 2 बेंचों पे लाल कलर के बंदर है, हर बेंच पे आपके पास 13 बंदर बैठे हैं, तो टोटल आपके पास 52 बंदर है। 26 जो काले हैं, 26 जो लाल है, और हर तरह का पत्ता एक बार है। तो आप उसको ताश के पत्तों को थोड़ा सा ध्यान में रखे हैं। सब आप लोग ताश, लॉकडाउन चाइल्ड्स, चाहे ताश के पत्ते आप लोगों ने जरूर खेले होंगे, तो आप ताश के पत्तों के सवाल कीजिए। उसके बाद हाँ, सबसे कम प्रायिकता, किसी भी घटना की सबसे कम प्रायिकता, भाई 10 में से मेरे सबसे कम नंबर 0 आ सकते हैं, तो 0/10 मतलब 0, और सबसे अधिक नंबर 10/10 मतलब 1। तो सबसे कम प्रायिकता होती है 0 और सबसे अधिक प्रायिकता होती है 1। प्रायिकताओं का योग, किसी भी घटना की किन्हीं भी प्रायिकताओं का योग आपके 1 होता है। ध्यान रखें, एक घटना की प्रायिकता अगर आपको 0.30 दी है, मतलब वो 30/100 है, 100 में से 30 बार ये हुआ है, तो ये नहीं कितनी बार होगा, 70 बार। तो इसका आंसर आएगा 0.70। पी ए और पी नहीं मिलके 1 बनता है, ये ध्यान रखें। आप पासों का प्रश्न आप जानते हैं, पासों का योग आप ध्यान रखें। 1 पासे को फेंकने पर 6 हमको घटनाएं प्राप्त होती है, और 2 पासे फेंकने पर 6 × 6, 6 × 6 36, 6 × 6 36 इवेंट्स अपने को प्राप्त होते हैं टोटल। तो आप ध्यान रखें 36 इवेंट होते हैं। आप 6 + 6 12 ना कर दें, प्लस नहीं होता है, गुणा होता है। संख्याओं का योग की जब बात की जाती है तो हम हमेशा 1 से कहानी चालू करें। हाँ, एक सिक्के को 2 बार फेंकना, या ध्यान रखें कम से कम में बात होती है तो कम से कम में अधिक सब गिने जाते हैं। एटलीस्ट में सारे ज़्यादा जनों को गिनेंगे, और एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा में कम को सबको गिनेंगे। हाँ, एक प्रश्न जो मैंने क्लासों में बहुत बार बताया है, इस बात का आप ध्यान रखें कि एक वर्ष जो लीप वर्ष है उसमें 366 दिन होते हैं, उसमें 52 रविवार की प्रायिकता होती है आपके। ध्यान रखें इस बात को, ये 52 रविवार की प्रायिकता और 53 रविवार की प्रायिकता का प्रश्न आता है। जब मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, 366 दिन, 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं, तो दोनों दिन रविवार हो सकता है। प्रायिकता 2/7 किसकी, 53 रविवार की, 53 संडे। 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7, 52 की 5/7, और यही लीप ईयर होगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो 53 रविवार, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 6/7। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने थोड़ा सा जो मैंने बताया है इसको आप ध्यान में रखाएंगे। ऐसे प्रश्न आप कीजिए। जो आपको नहीं आता है, हम अपना मोबाइल नंबर अपने ग्रुप पे डालेंगे, पेज पे डालेंगे, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे बात कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपका मैथ्स का, गणित का और बाकी पेपर की तरह अच्छा जाएगा। धन्यवाद।